16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चार धाम यात्रा। श्रद्धालु शीतकालीन स्थल से कर सकेंगे चार धाम दर्शन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, हिंदू समाज में चार धाम दर्शन को लेकर भ्रांतियां हैं। शीतकाल स्थल पर भी कर सकते हैं दर्शन। सीएम धामी ने राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि कार्यशालाएं युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में सकारात्मक कदम। सीएम धामी का उपचुनाव में जीत को लेकर दावा। केदारनाथ की जनता विकास के साथ ऐतिहासिक जीत होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अब महज कुछ घंटे शेष। 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 को आएंगे परिणाम। 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटी गई विधानसभा। केदारनाथ में कुल 173 बूथ पर होगा मतदान। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री हो रहे निर्माण कार्यों के बारे में दी जानकारी। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चौकी स्टाफ को सम्मानित किया। पुलिस प्रशासन की सक्रियता से मिली लापता बच्ची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। नगर महामंत्री ने खटीमा कोतवाली में सर्विलांस यूनिट के गठन की मांग उठाई। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट के लिए होगा मतदान। राजनीतिक पार्टियों ने केदारनाथ के नाम पर किया प्रचार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राजनीति में केदारनाथ जी का उपयोग करना गलत। हल्द्वानी में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा। जीआईटीआई में पावर हाउस बनाने की योजना से मचा हड़कंप। बारिश में पावर हाउस से करंट फैलने का बना खतरा। पावर हाउस निर्माण से मुख्य रास्ता बाधित होगा। छात्रों और अभिभावकों ने जताई गहरी चिंता। नई टिहरी में जिला स्तर पर स्वच्छता शौचालय दिवस का आयोजन 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। ग्राम प्रधानों को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। थर्मल इन्वर्जन की चपेट में देहरादून की हवा। AQI स्तर बढ़ने से शहरवासी परेशान। बारिश न होने और हवाओं की कम गति होने से बढ़ा AQI। पराली जलाने और इंडस्ट्री क्षेत्र का प्रदूषण मुख्य वजह। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। दून विश्वविद्यालय में नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। यही नहीं, कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस कार्यक्रम को सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। कृषि, पर्यटन और उत्तराखंड भूमि में होने वाली वनस्पतियों को के जरिए बनाकर रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सके, इसको लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा की गई। कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीजें निकल कर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना। और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, वो इस दिशा में कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, नीति आयोग और सेतु विभाग के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तराखंड के लिए कि स्किल कैसे डेवलप किया जाए
और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उस पर एक कार्यशाला यहाँ रखी गई है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि अगर 2014 के बाद इस देश में स्किल के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई तो उसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। जब उन्होंने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कही, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट विभाग एक अलग से बनाया ताकि देश के युवाओं को शिक्षित कर सकें, स्किल कर सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें उनके लिए। इस कार्यशाला से समस्त क्षेत्रों से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं। जब यहाँ पर वो बैठेंगे, चर्चाएं होंगी तो कुछ नीतियाँ बनेगी। कोई भी चीज़ बिना नीति की नहीं हो सकती। इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और इसके बाद जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को ही मौका दिया। सीएम धामी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी स्टार प्रचारक के रूप में दोनों राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। सीएम धामी ने कई क्षेत्रों में जाकर जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी की थी। इसके साथ ही दावा किया था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देख ही रहे होंगे, अभी बीच में हरियाणा का चुनाव हुआ था और हरियाणा में भी जिस प्रकार से अनवरत रूप से इस चुनाव से पहले 2 बार लगातार 10 वर्ष तक वहाँ पर भाजपा की सरकार ने काम किया है। तीसरी बार लोगों ने वहाँ पर फिर से डबल इंजन को चुना है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी डबल इंजन लगा है, जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें आई हैं, उन राज्यों का विकास तेज गति से बढ़ा है। तेज गति से वो राज्य प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुँचे। तो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दोनों ही जगह पर डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। आपको देहरादून से ये खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां की सीएम धामी ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम धामी वहां पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित भी किया था। और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी की ही इस बार जीत होगी, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जिस तरीके से हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी को मौका मिला, उसी तरीके से इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार ही काबिज होगी। ये देहरादून से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है कि बीजेपी की सरकार ही इस बार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है, बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत होगी। इसी के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव प्रचार के लिए जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव में अब महज कुछ घंटे ही बच गए हैं। 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को परिणाम होगा। वहीं 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटी गई है विधानसभा। केदारनाथ में कुल 173 बूथ पर मतदान होगा। तो आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां केदारनाथ उपचुनाव में महज कुछ घंटे ही बच गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में अब महज कुछ घंटों के बाद अब चुनाव जो है सुबह के दोनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। यही नहीं, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस पूरे चुनावी प्रक्रिया को सकुशल पूरा करने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है। वहीं आपको बता दें, आईजी गढ़वाल रेंज हाल ही में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वापस लौटे हैं। पूरे विधानसभा में कुल 173 बूथ बनाए गए हैं, जहां की मतदान होना है। इसके साथ ही विधानसभा को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर के पास होगी, जबकि सेक्टर के लिए एक सब इंस्पेक्टर को नियुक्त भी किया गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने तय की गई
थ्री लेयर सुरक्षा के मानक का पालन करना सुनिश्चित किया है। इसी के साथ आईजी गढ़वाल ने बताया है कि पोलिंग पार्टियां कल सुबह अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दी जाएंगी। जो दूरस्थ पोलिंग स्टेशन है वहां के लिए आज ही टीम को रवाना कर दिया गया है। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बता दें आपको कि 20 नवंबर को यहां पर केदारनाथ उपचुनाव होना है और 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अब बस कुछ ही घंटे रह गए हैं। 20 नवंबर यानी कि कल की तारीख में यहां पर मतदान होना है और 173 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। 27 सेक्टर और 2 जोन में विधानसभा बांटी गई है। इसी के साथ केदारनाथ में कुल 173 बूथ पर मतदान होना है। तो बड़ी खबर, जहां केदारनाथ उपचुनाव में अब महज कुछ घंटे बचे हैं। 20 नवंबर को चुनाव होना है। और ये देखिए, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में ये जो प्रत्याशी हैं उनके नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं मैदान में, जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी, वो नाम हमने आपको दिखाई। 20 नवंबर केदारनाथ सीट के लिए मतदान होना है। 23 नवंबर को मतगणना और चुनावी परिणाम घोषित होंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से अधिक लगाव है। 2014 के बाद से ही केदारनाथ क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता विकास के साथ है। आपको बता दें, 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में लगी हुई है। विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकासों के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई, धरातल पर उतर रही हैं। अनवरत रूप से केदार धाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। विकास अनवरत रूप से चले, इसलिए वहाँ के लोग, मैं केदारनाथ विधानसभा के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ। हजारों लोगों से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और उनका समर्थन, उनका सहयोग, आशीर्वाद देखकर मैं कह सकता हूँ कि श्री केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विकास का काम अनवरत रूप से तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खटीमा चौकी प्रभारी पंकज मेहर, एसआई चंचल सिंह और कांस्टेबल दीपक कुमार को शॉल भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। बता दें कि कुछ दिन पहले एक 12 साल की नाबालिग बच्ची राधा राणा हनुमान मंदिर के सामने से लापता हो गई थी। पुलिस प्रशासन की सक्रियता और सर्विलांस की मदद से बच्ची को खटीमा चौकी के स्टाफ ने मुंबई से बरामद किया। बच्ची की बरामदगी के सराहनीय कार्य के लिए
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटीमा चौकी स्टाफ को सम्मानित किया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सतीश गोयल, नगर मंडल महामंत्री मनोज वाधवा समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें, बरामद बच्ची के माता पिता ने भी पुलिस का आभार व्यक्त किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री मनोज वाधवा ने मांग की है कि खटीमा कोतवाली में एक सर्विलांस यूनिट का गठन किया जाना चाहिए ताकि सर्विलांस के माध्यम से कई प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर खटीमा कोतवाली के आधुनिकीकरण और सर्विलांस यूनिट का आग्रह करेंगे। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 20 नवंबर को मतदान होना है। उपचुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने केदारनाथ के नाम पर खूब प्रचार किया। कांग्रेस जहां केदारनाथ में हुए तमाम घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावर रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी केदारनाथ में हुए विकास पर लगातार प्रचार में जुटी रही। वहीं बता दें आपको, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि केदारनाथ जीतने और हारने की चीज नहीं है। केदारनाथ जी का उपयोग आत्मसम्मान और आशीर्वाद के लिए किया जाना चाहिए। अगर राजनीति में केदारनाथ जी का उपयोग किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए, केदारनाथ जी जो हैं वो जीतने और हारने की चीज़ नहीं है, वो आत्मशांति की चीज़ है। इसलिए केदारनाथ जी का उपयोग आत्मशांति के लिए किया जाना चाहिए, आशीर्वाद के लिए किया जाना चाहिए। राजनीतिक जीत और हार के लिए अगर उनका उपयोग किया जाता है, ये मतलब हाथी से हल जुतवाने जैसी बात है। तो बता दें, यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए केदारनाथ नाम पर, ऐसा बता दें आपको। यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ के नाम पर ये कोई हारने और जीतने की चीज़ नहीं है, बल्कि केदारनाथ एक आस्था है। राजनीति में केदारनाथ जी का उपयोग करना गलत है। तो बता दें, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर ये बातें कही गई है। वहीं आपको बता दें, खबर हल्द्वानी से है, जहां की हल्द्वानी में छात्रों की सुरक्षा को लेकर खतरा नजर आ रहा है। जी हां, आपको बड़ी खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर खतरा देखा जा रहा है। GITI में पावर हाउस बनाने की योजना से हड़कंप मचा है। बारिश में पावर हाउस से करंट फैलने का खतरा हो गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां की हल्द्वानी में छात्रों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है। इसी के मद्देनजर हल्द्वानी के GITI परिसर में छात्रों की सुरक्षा और भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें, GITI के क्लासरूम से ठीक सामने पावर हाउस बनाने की योजना चल रही है। इस परियोजना से छात्रों को कई गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बरसात के दिनों में पावर हाउस के करंट फैलने का खतरा भी है, और जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पावर हाउस के निर्माण के कारण छात्रों के खेलने के मैदान और परिसर के आने जाने का मुख्य रास्ता भी बाधित हो जाएगा। छात्रों और अभिभावकों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? क्या प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा? ये बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने कहा जो भी कार्रवाई हो रही है वो DM साहब के निर्देशन में हो रही है और शासन के गाइडलाइन में हो रही है, और मेरी तरफ से इसमें कोई बचने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारी जिम्मेवारी सुरक्षा मानकों को लेके है, जो कि सुरक्षा मानक जो है फॉलो किए जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम प्रवीण कुमार धारीवाल। हमारे प्रिंसिपल सर ने ये सोचना चाहिए था कि बच्चों के लिए और इससे अच्छा क्या करा जा सके,
कि यहाँ पे इसके बदले ITI की तरफ से कुछ अच्छा बने जिससे हम देखें और उसको सीखें। इस वजह से कुछ अच्छा सोचना चाहिए और इस जगह को खाली ही रखना चाहिए। इससे हमें थोड़ा खुला मैदान मिलेगा जिससे हमें अपनी गाड़ी और कुछ और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी खेलने की जगह मिलेगी। जो पावर हाउस बनाने के जिसने दिया है सबसे पहले उसी को होनी चाहिए। चाहे उसने किस सोच के जैसे पावर हाउस क्यों बनाने दिया, चाहे बच्चे हैं, ITI है और इतने लोग जैसे ITI छात्र पढ़ रहे हैं उनको कुछ नुकसान हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन होगा? चाहे जो ऑर्डर दे रहा है जैसे प्रिंसिपल की भी होनी चाहिए, चाहे उन्होंने ऑर्डर दिया है बनाने के लिए, चाहे उन्हें ऑर्डर पहले देना नहीं चाहिए। सर यहाँ क्लासें है, पार्किंग के लिए आते जाते लोग हैं, बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है वो किसके ऊपर हो सकती है? तो बता दें आपको कि पावर हाउस निर्माण से मुख्य रास्ता बाधित होगा। इसको लेकर छात्र और अभिभावक काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी से खबर बता रहे हैं जहां की छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है। GITI में पावर हाउस बनाने की योजना से यहां पर हड़कंप मचा है, विवाद हो रहा है। यहां पर अभिभावक और छात्र काफी दहशत में भी नजर आ रहे हैं, जिससे कि आने जाने का मुख्य मार्ग भी बाधित होगा और इसी के साथ करंट फैलने का भी डर बना हुआ रहेगा। अगर बरसात की मौसम की बात करें तो उस वक्त करंट फैलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती नजर आ सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बता दें थर्मल इन्वर्जन की चपेट में राजधानी की हवा आ चुकी है। जी हां, हवा में AQI स्तर बढ़ने से शहरवासी परेशान नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां की थर्मल इन्वर्जन की चपेट में राजधानी की हवा देखी जा रही है। AQI स्तर काफी बढ़ चुका है। हवा में AQI स्तर बढ़ने से शहरवासी परेशान नजर आ रहे हैं। पराली जलाने, इंडस्ट्रीज क्षेत्र के प्रदूषण मुख्य वजह बताए जा रहे हैं। वहीं बारिश ना होना, हवाओं की कम गति होने से AQI बढ़ता नजर आ रहा है। आगरा से मणिपुर तक AQI लगभग एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। अधिकारियों का ये जो जानकारी है, अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की है। खबर देहरादून से बता रहे हैं जहां की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से शहर वासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक समय में पहाड़ों की साफ सुथरी हवाओं के चलते मशहूर इस शहर की हवा भी अब प्रदूषण के जाल में फंसती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार गिर रहा है, जो साफ संकेत देता है कि शहर की हवा में प्रदूषण तेजी से घुल रहा है। आज देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सामान्य होता जरूर दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी नीचे गिर चुका है। खासकर सुबह और शाम के समय एयर क्वालिटी सबसे खराब स्तर पर पहुंच जाती है। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि थर्मल इन्वर्जन की वजह से आगरा से लेकर मणिपुर तक AQI लगभग एक जैसी देखी गई। इसका कारण थर्मल इन्वर्जन माना जा रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया है कि पड़ोसी राज्य में पराली जलाने की वजह के साथ इंडस्ट्रीज क्षेत्र के प्रदूषण की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। मुख्य रूप से विगत सप्ताह भर से जिस प्रकार से आबो हवा थी यहाँ देहरादून की, यहाँ पे एक टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण जिसमें मुख्य रूप से ठंडी हवाएं नीचे थी और आपकी गर्म हवाएं उसके ऊपर इंट्रैप करके रखी थी यहाँ पे। तो उस चक्कर में जो थर्मल इन्वर्जन हुआ उसमें जो भी पोल्यूटेंट्स थे PM 2.5 है या आपके व्हीकुलर पोल्यूटेंट्स या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है उसमें ट्रैप हो गए। इसमें जो विंड सर्कुलेशन है वो भी लगभग स्लो था यहाँ पे, तो जिसके कारण पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जहाँ से आगरा से लेके अगरतला तक एक ही किस्म का यहाँ वातावरण था। 300 के ऊपर AQI सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल द्वारा दर्ज किया गया था वहाँ पे। अभी वर्तमान में थोड़ा बदलाव आया है। आज अगर आप आज की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून में 79 AQI है, जो काफ़ी मतलब ठीक पोजीशन में है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले और समय में जिस प्रकार से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वन वहीं उत्तराखंड के चार धाम समेत अन्य मंदिरों में VIP दर्शन के प्रोटोकॉल पर आपत्ति जताते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि देश के किसी भी मंदिर या चार धाम में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी हिंदू जाकर ये अनुभव करें कि यहाँ पर सब बराबर हैं, सब सामान्य हैं। आगे उन्होंने कहा कि रेल बस सब जगह बंटवारा किया गया है, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। अगर मंदिरों में भी VIP दर्शन होते हैं तो ये भी हिंदू भावना
घोषणा के बिल्कुल उलट है। इसको लेकर के स्वामी जी ने ये भी कहा कि अपना विरोध जताया है उन्होंने और इसको हिंदू धर्म के विपरीत किया गया कार्य बताया है। किसी भी मंदिर में, चाहे वो चार धाम हो, चाहे कोई देश का मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर हिंदू जा करके ये अनुभव करे कि यहाँ पर सब बराबर हैं। अब भारत में स्टेशन में आपने ट्रेन में क्लास बना दिए हैं, लाउंज बना दिए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, हर जगह पर भेद हो गया है। केवल एक हमारे भगवान के मंदिर बचे हैं जहाँ पे हम एकाकार हो सकते हैं। वहाँ पर भी अगर वीआईपी और गैर वीआईपी बनाएंगे तो ये हिंदू धर्म की मूल भावना के प्रतिकूल है और इसीलिए किसी भी जगह वीआईपी दर्शन या कैटेगराइज दर्शन के हम विरुद्ध हैं और हम इसको हिंदू धर्म के विपरीत किया गया कार्य मानते हैं कि किसी भी मंदिर में, चाहे वो चार धाम हो, चाहे कोई देश का मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर हिंदू जा करके ये अनुभव करे कि यहाँ पर सब बराबर हैं। अब भारत तो बता दें आपको, यहाँ पर मंदिर में सभी को एक बराबर देखा जाए, यहाँ पर कोई वीआईपी एंट्री ना हो, ऐसा अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का कहना है। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खबर नई बता दें आपको, जो खबर है वो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी श्री नृसिंह मंदिर पहुंची है। वहीं योग बद्री पांडुकेश्वर से श्री नृसिंह मंदिर पहुंचा जा रहा है। बता दें आपको, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, देव डोली का ग्रीफ कैंप सहित स्थान स्थान पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत हुआ है। वहीं बता दें, ज्ञातव्य युद्धव जी एवं कुबेर जी शीतकाल में पांडुकेश्वर प्रवास करेंगे और बीते सोमवार 18 नवंबर को पांडुकेश्वर प्रवास के बाद आज यानी कि मंगलवार 19 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी रावल और धर्माधिकारी वेद पाठी सहित श्रद्धालु जन श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंच गए हैं। इसी के साथ बता दें, आज सुबह 10 बजे आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी की बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने योग बद्री पांडुकेश्वर से श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर पुजारी राजेंद्र डिमरी, परमेश्वर डिमरी, थाना प्रभारी विनोद रावत और प्रबंधक नवीन भंडारी, राजदीप सनवाल भी मौजूद रहे। यही नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ रावल अमरनाथ नंबूदरी, स्वामी मुकुदानंद महाराज समेत कई महाराज जो हैं वो इसमें जोशीमठ भी पहुंचे हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारा उत्तराखंड अपना उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दीजिए अनुमति। जय हिंद।